हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र। और प्रजनन तंत्र के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में 2016 से लेकर के 2023 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। गाइज, इस चैप्टर की 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और 45 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका। आज ये 8वीं क्लास है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र, ये पार्ट 8 है भैया। इससे पहले की 7 क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। अलग से मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रखा है, अलग से फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रखा है, अलग से मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रखा है। नहीं देखा है तो इन सभी का आपको अलग से नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना भैया। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए बहुत अच्छे से और फिर इसके ऑप्शन पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या फिर अंडे किसमें निर्मित होते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 गर्भाशय ग्रीव्या, ऑप्शन नंबर बी है योनि, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी है गर्भाशय। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 15/10/2018 को। गाइस, इस चैप्टर में मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है और डेट लिखी गई है। इतनी बात क्लियर है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। मादा युग्मक, अगर आपसे मादा युग्मक के बारे में पूछे कि मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, या फिर अंडे के बारे में पूछे कि भैया अंडे का निर्माण कहाँ होता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया मादा रोगाणु कोशिकाएं, जो मादा रोगाणु जो कोशिकाएं होती है, मादा रोगाणु जो कोशिकाएं होती है, मादा रोगाणु जो कोशिकाएं होती है, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो ये तीनों एक ही चीज है भैया। इन सभी का निर्माण होता है अंडाशय में, इन सभी का निर्माण होता है ओवरी में। इसी मादा युग्मक को हम अंडे कह सकते हैं या अंडाणु कह सकते हैं। अंडा अंडाणु एक ही बात है। मादा रोगाणु कोशिकाएं यानी कि फीमेल जर्म सेल है, वो भी भाई क्या है, वो भी आपका अंडा ही है। तो इन सभी का निर्माण कहाँ होता है, इन सभी का निर्माण अंडाशय में होता है। ये एक ही चीज है भैया, इनके नाम अलग अलग है। वैसे ही अगर आपसे नर युग्मक के बारे में पूछा जाए कि भाई जो नर युग्मक है या फिर जो शुक्राणु है, इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण होता है वर्षण में, टेस्टिस में। इतनी बात क्लियर है। ये जो अंडाशय है ये भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। और ये जो वर्षण जो टेस्टिस है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। इतनी बात क्लियर है। वर्षण के बारे में पूछे, टेस्टिस के बारे में पूछे तो बता देना भैया ये क्या है, नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। अंडाशय जो है वो मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तो अब इतनी बात क्लियर हो गई। नर युग्मक के बारे में पूछे तो नर युग्मक क्या है, शुक्राणु है, या नर युग्मक कह दीजिए, शुक्राणु कह दीजिए, बात एक ही है। इन सब का निर्माण कहाँ होता है, वर्षण में होता है, टेस्टिस में होता है। मादा युग्मक कह दीजिए, अंडे कह दीजिए, मादा रोगाणु कोशिकाएं कह दीजिए, बात एक ही है। और इनका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो और समझ लेना भैया। देखो, शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है, शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस।
ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है भैया, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया जो नर युग्मक है उसके निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, तो भैया शुक्र जनन कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई अंडाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, तो भैया अंड जनन कहलाती है या oogenesis कहलाती है। ठीक है, तो ये सभी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है भैया, नोट कर लीजिए। सॉरी नोट कर लेना भैया। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? गाइज अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो मैंने कल नहीं परसों के दिन क्लास अपलोड की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जाकर के देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैप्टर में भी मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रखा है। इसके अलावा भैया वैसे भी मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको 2 या 3 दफ़ा पढ़ा रखा है, जाकर के देख लेना। और इस चैप्टर में अभी हम फिलहाल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन किए थे, तो लास्ट क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर देख लेना। उससे पहले पिछली 2 क्लासों में, यानी कि लास्ट क्लास छोड़कर उससे पहले की जो 2 क्लासें थी उसमें हमने भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन किए थे। अभी इस चैप्टर की लगभग 3 या 4 क्लास और बाकी है और उसमें हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। मैं कुछ नहीं जानता, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और ये सभी चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आगे आने वाले समय में आपका रीमेल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बट शर्त ये है कि जो मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है भैया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 46 का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 गर्भाशय ग्रीव्या, जिसे सर्विक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अंडवाहिनी, से फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय, जिसे ओवरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है गर्भाशय, जिसे यूट्रस कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 28/9/2018 को। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो एंडवाहिनी है इसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इस फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है भाई, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन के तहत क्या होता है, यानी कि जो अंडाणु है और जो शुक्राणु है वो आपस में जुड़ते हैं, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और युग्मनज या फिर जाइगोट का निर्माण होता है। इतना आप सभी को पता है। फिर ये जाइगोट गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें जाकर के धस जाता है, जिसे आप इनप्लांटेशन अंतरोपण की प्रोसेस भी कहते हैं। इतना आप सभी को पता है। तो अंडवाहिनी में तो भैया ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा पैदा होने के लिए कह रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो आप ऑप्शन काट कर भी भैया इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो अंडवाहिनी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। गर्भाशय ग्रीव्या है, ये भी नहीं हो सकता। ये प्रसव की क्रिया में सहायक होती है, इस बात को मैं मानता हूं भाई, इस बात को मैं मानता हूं कि जो गर्भाशय ग्रीव्या है, जो सर्विक्स है, वो प्रसव की क्रिया में, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसमें सहायक होती है। लेकिन इसकी मांसपेशियों में लयबद्ध यानी कि लगातार संकुचन की प्रोसेस नहीं होती। इस संकुचन की जो प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, सिकुड़ने की जो प्रोसेस मिलती है लयबद्ध, ये देखने को मिलती है आपको गर्भाशय में। कहाँ पे देखने को मिलती है? गर्भाशय में। जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि जो मादा युग्मक है, इस मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। अब कंफ्यूजन थोड़ा इसमें और इसमें रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसी गर्भाशय में 9 माह तक शिशु का विकास होता है। 9 माह तक शिशु का विकास होता है।
तो जब बच्चा इसी में ही बन रहा है गर्भाशय में, तो इसकी मांसपेशियों में लयबुद्ध संकुचन होगा भैया, लयबद्ध, जिसके कारण भैया जो बच्चा है परिणाम स्वरूप वो बच्चा पैदा होगा। तो गर्भाशय ग्रीवा भी नहीं हो सकता। हाँ, गर्भाशय ग्रीवा का भी बारे में अगर आपसे पूछे तो याद रखना कि ये भी प्रसव की क्रिया में सहायक होता है, ये भी प्रसव की क्रिया में सहायक होती है। इतनी बात क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 28/9/2018 को। बोलो, किसी को प्रॉब्लम में आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 48। पढ़िए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अंडजनन, ऑप्शन नंबर बी है रजोदर्शन, ऑप्शन नंबर सी है रजोनिवर्ती, ऑप्शन नंबर डी है शुक्रजनन। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 31/8/2018 को। अभी लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, यानी कि इस क्लास का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 46 में मैं आपको अंडजनन और शुक्रजनन के बारे में बता के आया हूँ। एक बार मैं आपको फिर बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जो मादा युग्मक है, अब मादा युग्मक क्या है? तो या तो आप अंडा कह दीजिए, अंडाणु कह दीजिए, एक ही बात है भैया, है कि नहीं है? या फिर मादा रोगाणु कह, कोशिका कह दीजिए, एक ही बात है। इसके जो निर्माण की प्रोसेस है, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है oogenesis। क्या कहा जाता है? oogenesis। oogenesis कहा जाता है, यानी कि अंडजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मादा में, यानी कि महिला में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? oogenesis कहा जाता है, अंडजनन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैसे ही अगर आपसे नर युग्मक के बारे में पूछे, अगर आपसे नर युग्मक के बारे में पूछे, यानी कि शुक्राणु के बारे में पूछे कि भाई शुक्राणु के जो निर्माण की प्रोसेस है, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, यानी कि शुक्रजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्रजनन कहा जाता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, ए और डी, अंडजनन और शुक्रजनन। अंडाणु के निर्माण की प्रोसेस अंडजनन, शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस शुक्रजनन। अब रजोदर्शन और रजोनिवर्ती के बारे में बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप सब जानते हो, पीरियड्स के बारे में आप सब जानते हो, मासिक धर्म चक्र या माहवारी, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को या पीरियड्स को। इसका जो समय होता है वो लगभग 28 से 29 दिन होता है, और ये महिलाओं में होता है भैया। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिस्टम पुरुष में नहीं होता। और महिलाओं में भी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जो पीरियड्स है, ये स्टार्ट होता है किशोर अवस्था से, 11 से 13 वर्ष की उम्र से। 11 से 13 वर्ष की उम्र में जब पहली बार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है रजोदर्शन, और इसके बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है। और ये प्रोसेस लगातार 50 से 55 साल की उम्र तक चलती रहती है महिलाओं में, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की। जब जब प्रेगनेंसी होगी उस समय 9 महीने तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पीरियड्स का काल रुक जाता है, नहीं तो हर माह ये लगातार चलता रहता है। अंतिम समय पर जब ये 50 से 55 वर्ष की महिला हो जाती है, उस समय ये अंतिम बार दिखाई देता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे अंतिम बार को कहा जाता है रजोनिवर्ती। तो ये प्रथम बार जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई दिया तो उसे कहा जाता है रजोदर्शन। जब आपको अंतिम बार दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? रजोनिवर्ती कहा जाता है। ये 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरुआत होती है इसकी, और अंतिम ये आपको 50 से
55 वर्ष की उम्र में दिखाई देता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से करवा चुका आपको थ्योरी में भी, और वैसे इसके क्वेश्चन भी करवा चुका मैंने पिछली क्लासों में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से करवा चुका है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा भी चुका और थ्योरी के रूप में भी पढ़ा चुका। पिछली क्लास से नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी भैया। बोलो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 31/8/2018। तो चारों क्वेश्चन क्लियर हो गई। अंडजनन क्या है? अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। शुक्रजनन क्या है? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। रजोदर्शन क्या है? जब पहली बार आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो पीरियड्स आते हैं उसे कहते हैं भैया। महिलाओं में आता है, पुरुषों में नहीं आता। 11 से 13 वर्ष की उम्र में जब पहली बार महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देता है उसे कहा जाता है रजोदर्शन। जब अंतिम बार दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है रजोनिवृत्ति। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं चाहिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए। मैं हट जाता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भैया कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि भाई मनुष्य में जो नवजात शिशु होता है उसको स्तन ग्रंथि यानी कि मेमोरी ग्लैंड से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है इस नवजात शिशु को? सबसे पहले मैं आपको बता दूं नवजात शिशु क्या होता है। ऐसा शिशु होता है, ऐसा बच्चा होता है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसे हम नवजात शिशु कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मनुष्य में जो नवजात शिशु होता है यानी कि जिसका अभी अभी जन्म हुआ है उसको स्तन ग्रंथि यानी कि जो माँ की मेमोरी ग्लैंड होती है उनके द्वारा जो पहले स्राव होता है उस पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो कभी कभी तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माँ की स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला जो पहला स्राव होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कोलोस्ट्रम कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया ये जो कोलोस्ट्रम है, ये कोलोस्ट्रम क्या करता है? ये नवजात शिशु को क्या प्रदान करता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है भैया विकास के लिए आवश्यक तत्व, यानी कि उस नवजात शिशु के विकास के लिए आवश्यक तत्व आपको उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर बी है रोग प्रतिरोधक शक्ति उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर सी है निद्रा यानी कि नींद लाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे कि आप उनमें से एक ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ध्यान से समझना है, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसी में से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, ये क्वेश्चन लिखा है, तो भैया ये क्वेश्चन कोलेस्ट्रॉम के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि भैया जो माँ होती है, माँ की जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसे निकलने वाला जो पहला स्राव होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 26/4/2016 को पूछा गया है भैया। तो इतना याद रखना है, इसका काम होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। देखिए छोटा जो बच्चा होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मजबूत करने के लिए, इम्यून सिस्टम जिसे हिंदी में प्रतिरक्षी तंत्र कहा जाता है, ये ऐसा तंत्र होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता होती है जो रोगाणुओं से लड़ने का काम करती है। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बढ़ाने का काम करता है भैया। ये इतनी बात क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रोग प्रतिरोधक शक्ति। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 26/4/2016। बोलो किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है वो क्या है? भाई प्रोस्टेट क्या है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर बी है ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी है हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी है एंजाइम है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 31/3/2016 को।
और आपसे रेलवे ग्रुप डी में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो प्रोस्टेट होता है ये भैया अपना स्राव कहाँ पर डालता है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है और मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका, तो इसका आंसर बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी हिंट समझ में नहीं आई है तो उसका मतलब ये है कि आपने हमारी पुरानी क्लासें नहीं देखी है। तो सबसे पहले आप पिछली क्लासें देखिए भैया, ठीक है भाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रंथि। देखिए, जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, जब आप मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, तो इस मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि नर जनन तंत्र में आप 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली होती है भैया सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जिसे शुक्राशय कहा जाता है, स्पेलिंग देख लेना यार एक बार, जिसे शुक्राशय कहा जाता है, ठीक है। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे पुरस्थ ग्रंथि कहा जाता है। और इसी के बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, तो एक प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। और तीसरी होती है भैया बल्बुरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्रंथि तो भैया आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हो। सेमिनल वेसिकल से शुक्राशय कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से पुरुष ग्रंथि कहा जाता है, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड से हिंदी में पता नहीं क्या कहा जाता है, ठीक है। आपको तो यही याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बल्बुरेथ्रल ग्लैंड ही आता है ज़्यादातर, तो हिंदी में नाम तो थोड़ा अजीब सा का है, मुझे याद तो था पर कंफ्यूज है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। वैसे आपको यही याद रखना है। तो भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इन 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, सेमिनल वेसिकल के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। तीनों ही आपका जो यूरेथ्रा होता है, जो मूत्रमार्ग होता है, उससे जुड़ी हुई होती है। यानी कि तीनों का जो स्राव होता है वो कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में जाता है, मूत्रमार्ग में जाता है। इस बारे में अभी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है भाई। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप 2 ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हो। पहली पढ़ते हो मेमरी ग्लैंड के बारे में। अब भैया ये जो मेमरी ग्लैंड होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा दूध का निर्माण किया जाता है, दूध बनाने वाली ग्रंथि होती है। नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो पहले से जो स्राव होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। और ये दूध बनाने का काम करती है। और उस कोलेस्ट्रम से आपको क्या प्राप्त होता है, यानी कि नवजात शिशु को क्या मिलता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति या रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। दूसरी बार्थोलिन ग्लैंड। ये जो बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है, मैं आपको बता दूं, ये जो वेजाइना होती है, उस वेजाइना का जो मार्ग होता है उसमें उपस्थित होती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि संभोग की प्रक्रिया के तहत ये जो बार्थोलिन जो ग्लैंड है भैया, ये एक स्नेह का स्राव करती है। ये दोनों का कार्य आपको समझ में आ गया। सेमिनल वेसिकल है, ये म्यूकस का निर्माण करती है भैया, ठीक है। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, सिट्रिक एसिड का निर्माण करती है। अब मैं आपको सबका काम बताने वाला हूँ। और जो बल्बुरेथ्रल जो ग्लैंड है, ये भैया फ्रक्टोज शुगर का निर्माण करती है। ध्यान से समझना, जो म्यूकस होता है ये एक स्नेह के रूप में काम करता है, यानी कि चिपचिपा एक पदार्थ होता है जिसे आप म्यूकस कहते हैं। सिट्रिक जो एसिड होता है ये भैया शुक्राणुओं को गति देने में सहायक होता है। जो फ्रक्टोज अगर है वो शुक्राणुओं को ऊर्जा देने में सहायक होता है। शुक्राणु एक चल संरचना है, आप सभी को पता होगा। ये म्यूकस, ये सिट्रिक एसिड एक दूध जैसा पदार्थ होता है जिसमें सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है। और ये फ्रक्टोज शुगर, ये सभी कुछ मात्रा में कैल्शियम और एंजाइम भी स्राव करती है ये ग्रंथियाँ। और इसके अलावा शुक्राणु यानी कि स्पर्म, ये सभी मिलकर शुक्राणु, कैल्शियम, एंजाइम, म्यूकस, सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज मिलकर के सीमन यानी कि वीर्य का निर्माण करते हैं।
जो सीमन होता है उसी सीमन की सहायता से शुक्राणु जो होता है वो फीमेल का जेनिटल एरिया तक पहुंचता है भैया। इतनी बात समझ में आ गई, जिसमें ये जो म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है इस शुक्राणुओं को फीमेल के जेनिटल एरिया तक पहुंचाने में सहायक होता है। चिपचिपा पदार्थ होता है यानी कि वो शुक्राणु आसानी से भैया फीमेल के जेनिटल एरिया तक पहुंच जाए। क्यों पहुंचना है भैया शुक्राणुओं को? क्योंकि शुक्राणु रंडाणु आपस में मिलकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के तहत यूनिट में जाइगोट का निर्माण करेंगे। इसी यूनिट से भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण का परिवर्तन से शिशु बनेगा, शिशु का 9 महीने तक विकास होगा गर्भाशय में, और भैया उसी से ही फिर बच्चा बनेगा। ठीक है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है ताकि वो फीमेल के जेनिटल एरिया तक अच्छे से पहुंच सके। फ्रक्टोज जो होता है वो शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये सभी चीजें मिलकर के भैया क्या करती है? शुक्राणुओं को फीमेल के जेनिटल एरिया तक पहुंचाने का काम करती है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम तीन ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, सेमिनल वेसिकल के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, बल्बुरुथल ग्लैंड के बारे में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मेमरी ग्लैंड के बारे में और बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। तो आपसे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पूछा गया है, प्रोस्टेट के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। तो ये एक प्रकार की ग्रंथि है और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 31/3/2016 से पूछा गया। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था इस क्वेश्चन में कि भाई जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये अपना स्राव कहाँ पर स्रावित करती है, यानी कि कहाँ डालती है अपना स्राव। तो याद रखना यूरेथ्रा जो मूत्र मार्ग होता है उसमें डालती है। बोलो किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चले। अब ये ध्यान से समझ लीजिए, पहले मेरी बातें हैं कुछ इम्पोर्टेंट। देखो पहली बात तो ये है कि अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है, क्लास छोड़ करके मत जाना, अभी आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ, इन सभी, तो आप सभी को पता है बायोलॉजी के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। हाँ, लेकिन पहला जैसा अब नहीं रहा है। पहले जैसे कि अगर 25 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं तो 25 में से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन डाल देता था भैया बायोलॉजी के। लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो चुका है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि भैया बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आते। बायोलॉजी के चाहे 7 से 8 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन डाले, पर 5 से 7 क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना वो इतना अच्छा होता है कि उनमें से आप 1-2 का ही आंसर कर पाते हो, बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन उनका आप आंसर नहीं कर पाते। आपको समझ में ही नहीं आता कि भैया ये क्या है, ये क्या पूछ लिया। तो उनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं। लगातार रेलवे का एक नियम रहा है कि आपसे जो पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जरूर दोहराता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें आप, और आपका जो सिलेबस है वो जरूर कंप्लीट करें ताकि आपको भी फायदा मिल सके। अब मैं आपको बता दूं, एक बैच स्टार्ट किया था मैंने 1 फरवरी को। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। क्या नाम है भाई? जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। जो रेलवे की परीक्षाओं में 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेआरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इस बैच में मैं आपको करवा रहा हूँ। इस बैच में लगभग जूलॉजी भैया कंप्लीट हो चुकी है। 7 से 8 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं, बचे हैं वो आपको मैं धीरे धीरे करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी बैच में ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये उसी बैच का हिस्सा है भैया। उसी बैच में मैं आपको करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो इस बैच की अगर आपने पुरानी पिछली क्लास से नहीं देखी है तो मेरे भाई जाकर के देख लेना, क्योंकि अगर आपने देख ली, और ये सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि अगर आपने इस बैच की सारी क्लासें देख ली तो आपको बायोलॉजी में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोज का 1 घंटा निकाल लिया करो। मेरी तो 1 घंटे की क्लास भी नहीं होती यार, 30-35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, इतनी सी क्लास होती है। तो मेरे भाई सीखने के लिए बहुत कुछ है वैसे, और अच्छे प्लेटफॉर्म पड़े हैं बहुत सारे यूट्यूब पर। यूट्यूब तो एक समुंदर है, बहुत सारे अच्छे टीचर पढ़े हैं, वहाँ जाकर भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई एक बार आप हमारा कंटेंट भी देख लीजिए, भाई एक बार आप हमारा कंटेंट भी देख लीजिए। अगर आपको लगता है वास्तविकता में कि हम आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं तो पढ़िए भैया। और ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी दाव लगाकर आपकी भी ज़िंदगी खराब करने आए हैं यहाँ पर। जो आपको कंटेंट दे रहे हैं वो बहुत अच्छा दे रहे हैं भैया, हमने 100% अपना लगा रखा है। दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर के एक क्लास बनती है।
ये एक क्लास यहाँ पर लाने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि भैया उठाया पढ़ के आ गया है क्वेश्चन डायरेक्ट करवा दिए। घंटों की मेहनत होती है भैया इसके पीछे। आज से नहीं, कई महीनों से, कई सालों से ये मेहनत चली आ रही है, तब जाकर के ये प्लेटफॉर्म मिला है, और वो भी छोटा सा। लेकिन अगर आपने चाहा तो ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। मैंने आपके लिए एक सीरीज और स्टार्ट कर रखी है, सीरीज तो नहीं कह सकते, मैं आपको हर रोज सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ भैया। किस पे? कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे, जिसका आंसर हर रोज 10-5 हज़ार स्टूडेंट आंसर देते हैं। आप भी दीजिए भैया, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं, इसलिए इनका आंसर जरूर दीजिए भैया। और हाँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो आप इस यूट्यूब चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ सारी चीज़ें उपलब्ध होगी, आप सब्सक्राइब कर सकते हो भैया, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डेड हो गया है, इंप्रेशन बेचता ही नहीं है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, आपको साथ देना है हमारा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो कि भैया इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी उपलब्ध कराई जा रही है। फिर आप स्वयं समझदार हो, कहने की क्या ज़रूरत है भैया। मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो एक मेहनत करने वाला दूसरा मेहनत करने वाला का ही साथ देता है, ऐसा सुनने में आया है। फिर पता नहीं, खैर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप वीडियो देखा करो, पढ़ा करो यार, ठीक है भाई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन को पढ़िए भैया और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी है सर्विक्स, ऑप्शन नंबर सी है यूरेथ्रा और ऑप्शन नंबर डी है एपिडाइडमिस। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 31/10/2018 को। अगर आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम याद है तो भैया आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो। देखो, ये होती है ओवरी यानी कि अंडाशय, इसमें ये होती है झिल्ली फाइब्री, ठीक है। उसके बाद में ये फूला हुआ भाग होता है, फिर ये संकीर्ण पथ होता है। इस फूले हुए भाग को तुम्बिका कहते हैं, इसे कीपक कहते हैं, इसे झिल्ली कहते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरीके से संरचना दिखाई देगी दूसरी तरफ भी। ये संकीर्ण पथ हो गया, ये तुम्बिका वाला भाग हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये कीपक वाला भाग हो गया, और ये झिल्ली होती है भैया। और यहाँ पर क्या होता है, आपका अंडाशय होता है। ये गर्भाशय है भैया आपका, ठीक है, ये गर्भाशय ग्रीविया है भैया, और फिर ये वाला हिस्सा वेजाइना है। मैं नाम लिख देता हूँ, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, यहाँ से लेकर के इस जगह तक ये फैलोपियन ट्यूब है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है भैया इनके बारे में। और ये ओवरी है, ये अंडाशय है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है, ये और ये दोनों इस तरफ जो संरचना है वो सेम उस तरफ संरचना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्भाशय यानी कि ये जो यूट्रस होता है वो किसके माध्यम से योनि में खुलता है। ये योनि है भैया, किसके माध्यम से खुलता है। ये तो ये आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है ना भैया, सर्वैक्स, इसी सर्विक्स इसी गर्भाशय ग्रीविया से हिंदी में कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीविया की सहायता से भैया जो गर्भाशय होता है वो योनि में खुलता है। प्रसव के समय क्या होता है, इसी यूट्रस में शिशु होता है, वो गर्भाशय ग्रीविया से होता हुआ वेजाइना मार्ग से होता हुआ शरीर से बाहर निकलता है भैया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है, तो गर्भाशय ग्रीविया के माध्यम से योनि में खुलता है। इतनी बात क्लियर है। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके डायग्राम के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जाकर के देख लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 51 तक। कल हम क्वेश्चन नंबर 52 से शुरुआत करेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।